नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 13 जनवरी 2023 यानी कल से हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। आप लोग को पता ही होगा इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार भी इस वर्ल्ड कप को। पहला मैच जो है वो 13 तारीख को दिन के 1 बजे से खेला गया था। इंडिया का भी पहला मैच हुआ था कल स्पेन के साथ, जिसमें इंडिया ने 2-0 से स्पेन को हरा भी दिया है। इस बार का ये जो पूरा वर्ल्ड कप है इसके सारे मैच दो ही स्टेडियम में होंगे। पहला है भुवनेश्वर स्टेडियम और दूसरा है राउरकेला स्टेडियम। इसके अलावा भी इंडिया में कई हॉकी स्टेडियम है, लेकिन ये वर्ल्ड कप बेसिकली उड़ीसा ही होस्ट कर रहा है और उड़ीसा के भी इन्हीं दोनों स्टेडियम में ये मैच होने हैं। और ये जो राउरकेला स्टेडियम है ना, ये स्पेशली बनाया गया है इसी वर्ल्ड कप के लिए। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है और इस पे अभी एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरे इवेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है। उन लोग का कहना है कि इंडिया में इस बार वर्ल्ड कप का जो होस्टिंग है ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्यों इन लोग का ऐसा कहना है और प्लस इस स्टेडियम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एक टाइम था जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया टीम को मना कर देने के लिए कि इंडिया की हॉकी टीम को पाकिस्तान में मत बुलाओ, और वही पाकिस्तान आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि इंडिया से रिक्वेस्ट करता है कि क्रिकेट जो है वो साथ में खेले इंडिया, और पाकिस्तान में भी इंडिया की टीम है। ये पूरा क्या केस था ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जब भी मैं हॉकी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ आप लोग के मन में कुछ इस तरीके के स्पोर्ट्स की इमेज क्रिएट होती होगी, लेकिन जो रियलिटी है वो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो हॉकी के ही कई टाइप है। इसको कहा जाता है फील्ड हॉकी, इसके अलावा है आइस हॉकी, रोलिंग हॉकी, रिंक हॉकी, फ्लोर हॉकी, और इन सबको हॉकी ही कहा जाता है। ज्यादातर वर्ल्ड में हॉकी का मतलब फील्ड हॉकी ही समझा जाता है, जिसे आप भी समझते हैं। लेकिन अगर आप लोग कनाडा, यूएसए, रशिया, ईस्टर्न और नदर्न यूरोप की बात करेंगे तो उसमें हॉकी शब्द से सिर्फ आइस हॉकी को रेफर किया जाता है। 1971 से पहले हॉकी का कोई भी वर्ल्ड कप नहीं होता था, लेकिन 1960s के एंड में पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया FIH को कि हॉकी का भी एक वर्ल्ड कप कराया जाना चाहिए। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दरअसल ये जैसे क्रिकेट के लिए ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वैसे ही हॉकी के लिए ये है। सारे हॉकी के इवेंट जो है यही कराता है, वर्ल्ड कप भी यही कराता है और बाकी भी जो मैचेस होते हैं वो इसी के देखरेख में होते हैं। इसका जो रियल फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल ये हॉकी। ये फ्रेंच में है पूरा। इंग्लिश में अगर आप लोग देखोगे तो ये बनेगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसका अगर हेडक्वार्टर आप लोग देखोगे तो वो आप लोग को मिलेगा लौसाने, स्विट्जरलैंड में। फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तानी एयरफील्ड मार्शल था इनकी बात मान ली जाती है और 26 अक्टूबर 1969 को इसको अप्रूव कर दिया जाता है कि वर्ल्ड कप कराया जाएगा फुटबॉल का। और ये जो FIH काउंसिल था ये भी 12 अप्रैल 1970 को फाइनली इसके रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेता है कि हम लोग वर्ल्ड कप कराएंगे। डिसाइड ये होता है कि अक्टूबर 1971 में हम लोग पहला वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में ही कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग को थोड़ी भी हिस्ट्री पता होगी इंडिया की और पाकिस्तान की तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था इस एरिया के लिए। बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो गर्माता जा रहा था और इसके ठीक 2 महीने बाद आप लोग को पता होगा 3 दिसंबर से इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर भी शुरू हो गया था 1971 में। लेकिन उसके बाद भी यही डिसाइड होता है कि इस वॉर के बीच में ही हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कराया जाएगा पाकिस्तान में। और तभी होता क्या है कि इंडिया से बिगड़ते हुए रिलेशन की वजह से, और 6 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर भी हुआ था 1965 में, वो भी आप लोग को पता होगा। इन दोनों वजह से पाकिस्तान के कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हम लोग इंडियन टीम को नहीं आने देंगे पाकिस्तान में हॉकी खेलने के लिए। अब्दुल हाफिज कारदार एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, उनके अंडर ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया गया था और वही प्रोमिनेंट पर्सन थे इस प्रोटेस्ट के। फिर यही सब चल रहा होता है जब तक मार्च में 2 चीज होती है। एक तो बांग्लादेश अलग हो जाता है पाकिस्तान से, दूसरा FIH डिसाइड करती है कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये जो वर्ल्ड कप है ये कराएंगे स्पेन में, बार्सिलोना में। तो पहला वर्ल्ड कप होता है स्पेन में और उसके बाद से हर 4 साल बाद, शुरुआत के 3 वर्ल्ड कप जो है वो 3-3 साल बाद हुए हैं और उसके बाद हर 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है। ये जो स्पेन वाला वर्ल्ड कप था ना, यानी कि सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था इसको जीता था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को अगर आप लोग टोटल देखोगे ना तो अब तक 4 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है पाकिस्तान हॉकी में। उसके बाद है नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो 3-3 बार जीत चुकी हैं, और फिर है जर्मनी जो कि 2 बार जीत चुकी है। इंडिया और बेल्जियम ये दोनों वो कंट्रीज हैं जो एक बार वर्ल्ड कप की ये जो ट्रॉफी है इसको अपने नाम कर चुके हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 1975 में कोयलालंपुर मलेशिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया ने जीता था पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हरा के। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर इस वीडियो में जीतने का नहीं है, जो मेन मुद्दा है वो है इसके होस्टिंग को लेके। दरअसल अगर आप लोग देखोगे ना तो पिछले 4 वर्ल्ड कप जो हुए हैं उसमें से 3 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने ही होस्ट किया है। सबसे पहले 2010 में न्यू दिल्ली में कराया गया था वर्ल्ड कप हॉकी का, उसके
बाद 2014 में नीदरलैंड में हुआ था। केवल 2014 का अगर हम लोग छोड़ दें तो फिर 2018 में हुआ था भुवनेश्वर इंडिया में, और 2023 में भी ये हो रहा है भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। इस 3 होस्टिंग के अलावा 1982 में भी एक बार इंडिया बॉम्बे में होस्ट कर चुका है हॉकी के वर्ल्ड कप को। तो इसीलिए कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं इंडिया को ही बार बार, ये पिछले 4 वर्ल्ड कप में 3 बार इंडिया को ही मिलना होस्टिंग करने को हो सकता है ये इकोनॉमिक वाइज सही हो, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ये अच्छा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एक बेल्जियम के प्लेयर एलियोट वैन स्ट्राइडोनेक जिनका नाम है, उन्होंने ऐसा कहा है कि इट्स रिग्रेटेबल कि इंडिया स्टिल होस्टिंग हॉकी वर्ल्ड कप। इस कमेंट के बाद FIH जो है उसको भी शॉक लगा, और ये जो प्लेयर है इनने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसके बाद ये कहते हैं कि पावर ऑफ मनी जो है उसकी वजह से ये जो डिसीजन है वो टिल्ट हो जा रहा है इंडिया के फेवर में। फिर ये कहता है कि ये FIH का जो डिसीजन है हो सकता है फाइनेंशियली ये ठीक हो, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग जो है वो स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट हैं, इसीलिए इंडिया में स्पॉन्सर मिलना भी आसान हो जाता है, और उस हिसाब से देखो तो इससे फायदा होगा हॉकी को, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानते हैं इस चीज को कि केवल इंडिया में ही ये पॉसिबल है कि पूरे 20,000 के स्टेडियम में जो सारी सीट्स है वो फुल हो जाएं, और कहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है। और वाकई में अगर आप लोग इंडिया में देखो तो इंडिया में ऑफकोर्स जो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है वो क्रिकेट की ही है, लेकिन हॉकी को भी बहुत लोग देखती है, और खासकर से जब ये इंडिया में कराया जाए। अभी का तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा कम फैन फॉलोइंग है इंडिया में, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो कम भी बाकी सबके ज्यादा से ज्यादा है। और फिर एक टाइम तो ऐसा था 1928 से लेकर 56 तक, जिसको इंडियन हॉकी के लिए गोल्डन एरा कहा जाता है। इस टाइम पे इंडिया की हॉकी टीम ने कई ज्यादा गोल्ड मेडल्स हो गए या फिर बाकी सारे इवेंट्स जो है वो जीते थे। इस टाइम में इंडियन हॉकी की जो फैन फॉलोइंग थी इंडियंस में वो बहुत ही ज्यादा थी, और उसी चीज का नतीजा है कि आज भी कई लोग को लगता है कि हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2020 में महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर ने RTI फाइल किया था, जिसमें गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा था कि गवर्नमेंट क्लियर करे इस चीज को कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है या नहीं है, जिसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने कहा था कि इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी एक स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं मानती, क्योंकि हम लोग हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग होंगे, आप में से ही कुछ लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। ये इसी वजह से है क्योंकि 1928 से लेकर 56 का जो टाइम था, इस टाइम पे इंडिया की हॉकी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थी। उस समय हॉकी के मामले में इंडिया को काफी ज्यादा तारीफ मिलने लगी थी, इसलिए लोगों को लगने लगा कि यही हम लोग का नेशनल स्पोर्ट्स है। और आज भी जितना ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया के थ्रू मिल जाता है हॉकी को, उतना बाकी जगह से नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जो FIH है वो बार बार इंडिया को बिड दे देता है कि ठीक है आप ही हॉकी को होस्ट करो, आप ही अपने यहाँ हॉकी कराओ। और ये वाला वर्ल्ड कप और इससे पहले वाला भी वर्ल्ड कप जो है वो दोनों ही हुए हैं उड़ीसा में, इंडिया में। पिछला वाला वर्ल्ड कप जो था वो तो कराया गया था भुवनेश्वर स्टेडियम में, और ये वाला जो वर्ल्ड कप है ना, इसको कराने के लिए एक अलग से स्टेडियम बनाया गया था, जिसका उद्घाटन भी अभी 5 जनवरी को किया गया था उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उनके द्वारा। राउरकेला में ये स्टेडियम बनाया गया था, और इस स्टेडियम का जो नाम है वो है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। दूसरा भुवनेश्वर स्टेडियम में इन 2 जगह ये जो वर्ल्ड कप है इसके मैचेस होने हैं। अब देखो राउरकेला में एक और स्टेडियम है जिसका नाम है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। वो स्टेडियम और ये स्टेडियम दोनों अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और एक और स्टेडियम है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि है रांची झारखंड में। इन दोनों स्टेडियम में भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला जो स्टेडियम है जो अभी बनाया गया है इस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, उसके नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इसमें इंटरनेशनल वर्ड है, और रांची वाला जो स्टेडियम है उसमें इंटरनेशनल नहीं है। 21,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है इस स्टेडियम में, और काफी अच्छा ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम को लेके हाल में ही एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। दरअसल हुआ क्या था कि उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक जी, उनने ये कह दिया था कि ये जो स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसपे BJP के एक लीडर थे जिनने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान का एक स्टेडियम है जिसके अंदर 45,000 लोगों की कैपेसिटी है, वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब जाहिर सी बात है ये सवाल आप लोग के मन में भी आया होगा कि क्या सच्चाई है, कौन सा स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो दरअसल देखो जो इसका सही आंसर है वो ये है कि ये वाला जो स्टेडियम है ना, ये सबसे बड़ा स्टेडियम ऐसे नहीं है, ये चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, यानी कि इसके ऊपर के जो 3 स्टेडियम है वो लोग अकोमोडेट तो इससे ज्यादा लोगों को कर सकते हैं, लेकिन जो सीटिंग कैपेसिटी है वो ये ज्यादा प्रोवाइड करता है। यानी 21,000 लोगों के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है। बाकी जो स्टेडियम है उसमें उन लोग को या तो खड़े होकर देखना पड़ेगा या फिर उन लोग के कुल मिला के बैठने की उतनी जगह
जगह नहीं है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है। जो उड़ीसा के सीएम है वो भी सही बात कह रहे हैं और बीजेपी की जो लीडर है वो भी सही कह रहे हैं, बस दोनों में समझने में गलती हुई है। और एक और चीज आप लोग को बताऊं तो बाकी तीनों जो स्टेडियम है ना इसके ऊपर, वो सब जो है वो मल्टीपर्पज स्टेडियम है, और ये जो स्टेडियम है ये सिर्फ हॉकी के लिए बना स्टेडियम है। तो इस मामले में भी अगर आप लोग कंपेयर करना चाहो तो ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वर्ल्ड का। तो ये सब न्यूज है हाल में हॉकी से रिलेटेड। लेट्स होप ये जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीते। बाकी जो बिरसा मुंडा नाम आप लोग ने बार बार सुना, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। कौन थे ये, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इनके नाम पे स्टेडियम हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर बाकी सब रोड्स वगैरह हो गए, उनके नाम रखे जाते हैं। तो बिरसा मुंडा जो थे ये एक ट्राइबल लीडर थे। 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है इंडिया में हर साल। इसी दिन 1875 में इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये जो डेट है और ये जो साल है ये थोड़ा डिबेटेबल है, कई लोग इसको गलत बताते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी डेट को माना जाता है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे और इनको धरती आबा यानी फादर ऑफ अर्थ का नाम भी दे दिया गया था बाद में इनके लोगों के द्वारा। बिरसा मुंडा जब बड़े हुए तो ये पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक, इसीलिए किसी ने इनको जर्मन मिशन स्कूल में रिकमेंड कर दिया और वहां पर फिर ये एडमिशन लेते हैं, और जिसके बाद ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इनका नाम चेंज करके बिरसा डेविड कर दिया जाता है, जो कि बाद में बिरसा दाऊद कहा जाने लगता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इनको समझ में आया कि ये जो मिशन स्कूल है या फिर इस तरह की बाकी जो मिशनरीज हैं वो दरअसल कुछ नहीं कर रहे बल्कि लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और वही उनका मेन काम है। इसीलिए ये वापस आ जाते हैं और जो क्रिश्चियनिटी है उसको छोड़ देते हैं और दोबारा फिर ये अपना एक नया फेथ बनाते हैं जिसका नाम ये रखते हैं बिरसेट। कुछ ही टाइम में मुंडा ट्राइब हो गई और फिर एक और ट्राइब था ओरोन, उसके सारे लोग इस सेक्ट में शामिल हो जाते हैं, इस धर्म को मानने लगते हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन जो लोग कर रहे थे उनको एक बड़ा सेटबैक लगता है। बिरसेट फेथ के अंदर जो लोग थे उनको ये सजेस्ट करते हैं कि दारू पीना बंद कर दो, विलेज को साफ रखो, अपने विच क्राफ्ट या फिर इस तरह के जादू मंत्र, इस तरह के जादू टोना में जो बिलीफ है उसको खत्म करो अगर अपना उत्थान चाहते हो तो शुरुआत में इनकी जो लड़ाई थी वो मिशनरीज के खिलाफ थी, लेकिन फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स, आप लोग को पता होगा कि जब इंडिया में उन लोग ने अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया तो उनने अलग अलग जगह के हिसाब से नए नए लैंड एक्ट जो है उसको पास किया। ब्रिटिशर्स के नई लैंड पॉलिसी के बाद हुआ क्या कि इस एरिया में जो लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो मनी लैंडर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, ग्रीडी तो वो लोग थे ही, और एक नया फ्यूडल टाइप का सिस्टम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई इन ट्राइबल लोगों को। इनके लैंड छीन लिए गए, इनका जो पीजेंट्री का राइट था वो छीन लिया गया, और ये लैंडलॉर्ड या मनी लैंडर करते क्या थे, ये बाहर से पीजेंट्स पकड़ के लाते थे, जिसकी वजह से इस एरिया की डेमोग्राफी, कल्चर सब पे असर पड़ा। जो जमीन पहले मुंडा ट्राइब या फिर बाकी ट्राइब को बिलोंग करती थी, ये ट्राइब अब इस एरिया में एलियंस की तरह हो गए थे, और जो बाहरी लोग थे जो यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर अपना हक जमाने लगे थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बिरसा मुंडा जो थे इनने ट्राइबल्स को मोबिलाइज करने के लिए काम किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ऐसा ये कर भी पाए। अपने लोगों को इनने कहा कि हर वो सिंबल्स, हर वो साइन, हर उस चीज को जो कि एक तरह से यूरोपियंस रूल को दर्शाए या फिर किसी भी तरीके से मिशनरीज से जुड़ा हुआ हो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि मिशनरीज से भी ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मिशनरीज इनके कल्चर को, इनके रिलीजन को काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहते थे, और लगातार कन्वर्ट वाला जो काम था उनका वो लोग कर रहे थे। और लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी हो गई, लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन हो गया, मिशनरीज जहाँ पर रहते थे उनका एरिया हो गया, इन सब पे अटैक हुआ, और इस मोबिलाइजेशन को ग्रेट टुम्बलूट कहा जाता है। 1899 के बाद ये सब शुरू हुआ, और ज्यादा दिन नहीं, 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा जो थे वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा, और जेल में फिर कोलेरा से इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो रेबिलियन था इसके अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसी के कारण हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि जो अनसेटिस्फेक्शन है लोगों में वो बढ़ रहा है, इसीलिए वो लोग लेके आए थे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसके अंदर इस तरह के प्रावधान लाए गए, जिसके बाद ये जो ट्राइबल लोग थे इनकी प्रॉपर्टी को हथिया पाना उतना आसान नहीं था। तो इन लोगों की लैंड को भी जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और ये सब हो पाया बिरसा मुंडा की वजह से। इसीलिए ये जो पूरा एरिया है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला, झारखंड का कुछ एरिया हो गया और उड़ीसा का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, यहाँ पर बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है और आज भी काफी ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट है। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।